नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में शांति, एकता और विकास रैली में युवाओं से उग्रवाद का रास्ता छोड़कर विकास के लिए काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल सहित कई कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच आत्मनिर्भरता पर बल दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, कोविड महामारी के कारण चीन को पर्यटक वीजा फिर जारी करने का ये उपयुक्त समय नहीं। रेल मंत्रालय और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने लोगों की सुरक्षा के लिए रेलवे के टेलीकम्युनिकेशन में आधुनिकीकरण के वास्ते एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन और गुजरात के सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 90 दिन के अंतर मंत्रालयी आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। एशियाई बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से उग्रवाद का रास्ता छोड़कर देश के विकास के लिए काम करने की अपील की है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के लोरिंग थेपी गांव में शांति, एकता और विकास रैली में श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष इसी जिले के 6 उग्रवादी गुटों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके बाद इस क्षेत्र में उग्रवाद की दशकों पुरानी समस्या का समाधान किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक शांति समझौते के अंतर्गत 1000 से अधिक उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलांग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी एनएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी, उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इन उग्रवादियों का पुनर्वास कर रही है। श्री मोदी ने बताया कि शांति समझौते के अंतर्गत विशेष विकास पैकेज के तौर पर केंद्र सरकार और असम सरकार इस जिले को 1000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहाँ के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जिले के जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य क्षेत्र और कार्बी आंगलोंग जिला जल्द ही विकसित जिले बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि असम में शांति और सद्भाव की स्थिति बहाल हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 23 जिलों से सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम हटा लिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जल्द ही सभी पूर्वोत्तर राज्य उग्रवाद मुक्त हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ असम का दशकों पुराना सीमा विवाद केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से जल्द सुलझा लिया जाएगा। श्री मोदी ने कार्बी आंगलोंग जिले में अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत समूचे राज्य में 2985 सामुदायिक तालाबों का निर्माण किया जाएगा।
असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। ये सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा भी रही है। इससे गांव में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ ये कमाई के भी स्रोत बनेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री का इस क्षेत्र का दौरा करना कार्बी आंगलोंग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि शांति समझौते के अंतर्गत इस जिले में एक हवाई अड्डा और विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस जिले के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और 2 आदर्श महाविद्यालयों की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षण संस्थान स्थानीय युवाओं को बेहतर शिक्षा तथा नौकरियों के और अवसर उपलब्ध कराएंगे। वहीं किसानों और पशुपालकों के लिए भी इन इंस्टीट्यूशन से यहीं पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। इन प्रोजेक्ट के अलावा समझौते के जो दूसरे पहलू हैं, उन पर भी असम सरकार लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने बाद में डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज में डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल सहित 7 कैंसर चिकित्सा अस्पतालों को देश को समर्पित किया। उन्होंने राज्य में 7 और कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं और जिनकी आधारशिला रखी गई है, उससे पूर्वोत्तर के साथ साथ दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होगी। डिब्रूगढ़ में नए बने कैंसर अस्पताल और वहां बनी सुविधाओं को भी देखा। आज यहां असम के 7 नए कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण किया गया है। एक जमाना था 7 साल में एक अस्पताल खुल जाए तो भी बहुत बड़ा उत्सव माना जाता था। आज वक्त बदल चुका है। एक दिन में एक राज्य में 7 अस्पताल खुल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल की 1500 करोड़ रुपए की योजना की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर की और कई अन्य दवाओं की कीमत सस्ती कर रही है, जिससे रोगियों के कम से कम 1000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। जन औषधि केंद्रों में अब 900 से अधिक दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत योजनाओं के लाभार्थियों में कई कैंसर रोगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत और आरोग्य केंद्र कैंसर के मामलों का जल्द पता लगाना सुनिश्चित कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि चाय बागानों में काम करने वाले लाखों परिवारों को बेहतर जिंदगी देने के लिए केंद्र और असम सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन और हर घर जल योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं के साथ असम सरकार चाय बागान श्रमिक परिवारों तक तेजी से पहुंच रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष ने एक बार फिर आत्मनिर्भरता के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में अग्रणीय भारतीय नौसेना को ये प्रयास जारी रखना चाहिए और देश के समुद्री व्यापार, सुरक्षा और राष्ट्रीय समृद्धि सुनिश्चित करने वाला बने रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के समापन सत्र में कहा कि भारत की समुद्री विशेषता और इसकी महत्वपूर्ण भू रणनीतिक स्थिति की इसके विकास में बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि व्यवस्था में शामिल 41 पोतों और पनडुब्बियों में से 39 का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना ने मिशन आधारित तैनाती के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में विश्वसनीय और प्रभावी मौजूदगी दर्शाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ने सैन्य कूटनीतिक प्रगति में कई पहल की हैं। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना विदेशी नौसैनिकों को भारत में प्रशिक्षण भी दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दशकों में 45 से अधिक देशों के 19,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। रेल मंत्रालय ने समन्वय और संसाधन साझा करने के लिए सुदृढ़ सहयोगात्मक कार्य भागीदारी के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स
सी डॉट के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सी डॉट के दूर संचार समाधानों और रेलवे में सेवाएं प्रदान करने और इन्हें लागू करने में दूर संचार सेवाओं के प्रावधान के बारे में है। इस समझौते के तहत सी डॉट और रेल मंत्रालय जन सुरक्षा और सेवाओं के लिए रेलवे में दूर संचार के आधुनिकीकरण के लिए मिलकर काम करेंगे। ये LTER का उपयोग करते हुए विश्व मानकों मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप भारतीय रेलवे में 5G इस्तेमाल के मामलों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर, चैटिंग एप्लीकेशन, राउटर और स्विच का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने आज नई दिल्ली में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस अवसर पर आयोग ने दूसरे अटल नया भारत चुनौतियां कार्यक्रम और अन्य आयोजनों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अटल नवाचार मिशन की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि मिशन और इसके जैसे अन्य संस्थान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये संस्थान नवाचार के अलावा अन्य हितधारकों को भी मंच और अवसर प्रदान कर रहे हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान देश में 44 नए यूनिकॉर्न बने हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार व्यवस्था से हुए असाधारण विकास से न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए समाधान के प्रचुर अवसर पैदा हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण चीन के पर्यटकों के लिए फिर से पर्यटन वीजा जारी करना शुरू करने के लिए ये उपयुक्त समय नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में बताया कि चीन ने भी नवंबर 2020 से भारतीयों को अधिकांश प्रकार के वीजा जारी करना स्थगित कर दिया है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री बागची ने कहा कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में श्री मोदी का जिस प्रकार स्वागत किया गया और उनके द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, ये उनकी इस यात्रा के बारे में उठाए जाने वाले सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर विपक्ष शासित राज्यों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यदि वे आयातित शराब पर कर में कटौती करने के बजाय पेट्रोल और डीजल के कर में कटौती करें तो इनके दाम कम हो जाएंगे। श्री पुरी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट 14.5 से 17.5 रुपए प्रति लीटर के बीच है, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों में वैट 26 से 32 रुपए प्रति लीटर है। श्री पुरी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोगों को राहत देने के बजाय केवल विरोध और आलोचना कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में शांति, एकता और विकास रैली में युवाओं से उग्रवाद का रास्ता छोड़कर विकास के लिए काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल सहित कई कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच आत्मनिर्भरता पर बल दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, कोविड महामारी के कारण चीन को पर्यटक वीजा फिर जारी करने का ये उपयुक्त समय नहीं। रेल मंत्रालय और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने लोगों की सुरक्षा के लिए रेलवे के दूर संचार में आधुनिकीकरण के वास्ते एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन और गुजरात के सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 90 दिन के अंतर मंत्रालयी आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। एशियाई बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव की वर्ष भर के आयोजनों के अंतर्गत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाना है। आज 75 जिले में हम उन सेनानियों को याद कर रहे हैं जिनके कारण आज देश स्वतंत्रता के आंदोलन में बड़ी सफलता प्राप्त की, और 9 विभाग और 17 ऐसे उनके योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं को सैचुरेशन मोड पर ले जाना और 90 दिनों के अंदर ले जाना, ये प्राथमिकता के साथ तय किया गया है। इसके लिए आज डैशबोर्ड भी बना दिया गया है जिस पर बेस डेटा और टारगेट डेटा रहेगा और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग होते रहेगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विकास के मानकों में अत्यंत पिछड़े इन 75 जिलों का चयन प्रति व्यक्ति मासिक आय और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर किया गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जल जीवन मिशन लागू होने के बाद पिछले 2.5 साल में देश में 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। श्री शेखावत ने आज जयपुर में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए ये बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 के 15 अगस्त को मिशन घोषित किया था, उस समय देश में कुल मिलाकर के 19 करोड़ घरों में से 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी पहुंच पाता है। लगभग 16% ऐसे आवास थे जिनमें नल से जल पहुंचता था। रिमेनिंग 84% परिवारों की माताओं बहनों को सर पर घड़ा रख के पानी लाना पड़ता है। लेकिन इस मिशन पर काम करते हुए मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि कोविड जैसी आपदा के 2 साल गुजरने के बावजूद भी आज मैं ये कह सकता हूं कि 2.5 साल के इस खंड में हमने 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नए परिवारों को कनेक्शन दिया है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि मिशन में कई राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन राजस्थान इस मामले में पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शुरू में प्रदेश पूरे देश के औसत से 4% पीछे था। अब राज्य राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे चल रहा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की चर्चा करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रस्ताव बनाकर भेजेगी तो उस पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। मंगलवार और बुधवार को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी टेलीमेडिसिन यानी ई संजीवनी योजना में अब तक सर्वाधिक 3.5 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही इन दोनों दिनों में ई संजीवनी ओपीडी टेलीमेडिसिन सेवाओं का 76 लाख से अधिक रोगियों ने लाभ उठाया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 188 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 3,303 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और पिछले 24 घंटों में 2,563 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन बेंगलुरु में होगा। इस सम्मेलन का आयोजन भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने और चिप डिजाइन तथा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की भारत की महत्वाकांक्षा को तेजी से आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। सम्मेलन में उद्योग परिसंघों, अनुसंधान संगठनों और शिक्षा क्षेत्रों से जाने माने विशेषज्ञ भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल गुजरात के सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। सरदार धाम पाटीदार समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए मिशन 2026 के अंतर्गत इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य समुदाय में छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों को एक साथ लाना है। इसके साथ ही नए उद्यमियों का पोषण तथा उनका सहयोग और शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार में सहायता करना है। 3 दिन के सम्मेलन में सरकार की औद्योगिक नीति, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सामरिक, आर्थिक और जनसंपर्क सहित हर क्षेत्र में संबंध मजबूत हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वो मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में घोषणा की कि राष्ट्रपति बाइडेन अपनी आगामी टोक्यो यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के क्वाड समूह के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। श्री बाइडेन 20 से 24 मई तक कोरिया गणराज्य और जापान की इस यात्रा से स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के लिए अमेरिका की ये दृढ़ प्रतिबद्धता और आगे बढ़ेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है और आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। तू पर बोला उत्कल संतान तेबे किंपा तू ही भीरू तोहर जननी रोदन करिले कहिबाकू किंपा डरू। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम समाज सुधारक मधुसूदन दास का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 28 अप्रैल 1848 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। 1903 में उन्होंने उत्कल सम्मेलनी की स्थापना की, जिसने 1 अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा के गठन के लिए अभियान चलाया। ओडिशा के पहले स्नातक और अधिवक्ता मधुसूदन दास को महान कुल वृद्ध और उत्कल गौरव की संज्ञा भी दी जाती है। ओडिशा में उनका जन्म दिवस 28 अप्रैल वकील दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूर्व पुरुष जय करिथिले गंगा ठारू गोदावरी तांकरी ओरसु जन्म होई तुही केउ गुणे तांकु सरी। मधुसूदन दास ने देश मिश्र आंदोलन की शुरुआत की और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने एक सफल वकील, समाज सुधारक और देशभक्त के रूप में राष्ट्र की अतुलनीय सेवा की। एक सशक्त कानून निर्माता और पत्रकार के रूप में उन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। वे विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बनने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे। वो ओडिया, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के सशक्त वक्ता भी थे। एक लेखक और कवि के रूप में देशभक्ति उनके मन में हमेशा सर्वोपरि रही और उनकी समस्त साहित्यिक रचनाओं में अभिव्यक्त हुई। उन्होंने अंग्रेजी और ओडिया दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ अनेक लेख और कविताएं लिखी। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं उत्कल संतान, जाति इतिहास और जन नीरा उक्ति। जातिर उन्नति से काहू करिब स्वार्थे जार बसमान सागुना बिलुआ चिकित्सक हेले सब की पाइब प्राण। मधुसूदन दास का निधन 4 फरवरी 1934 को हुआ। अपनी मृत्यु तक वे अपनी सारी संपत्ति ओडिशा के लोगों के कल्याण में लगा चुके थे। अपने राज्य और देश के प्रति उनका अमूल्य योगदान सदा सर्वदा याद रखा जाएगा। इस महान राष्ट्रवादी नेता मधुसूदन दास को कोटि कोटि नमन।
आज हम शहीद केहर सिंह को भी याद कर रहे हैं। जेल में ब्रिटिश अधिकारियों की क्रूर यातनाओं से 28 अप्रैल 1925 को उनकी मृत्यु हो गई थी। होशियारपुर पंजाब के रहने वाले केहर सिंह सभी प्रार्थना सभाओं पर पाबंदी के ब्रिटिश शासन के आदेश के विरुद्ध 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक शांतिपूर्ण सिख जत्थे में शामिल हुए। नाभा के प्रशासक विल्सन जॉनसन के आदेश से जत्थे को रोक दिया गया और पुलिस ने इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। केहर सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए और नाभा की बिर जेल में पुलिस की बर्बर पिटाई से उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस निर्भीक और साहसी सपूत को हमारा नमन। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो। आज हम स्वाधीनता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ता नारायण सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। पहले वे महाराष्ट्र के खानदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे। अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने खानदेश में ही कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। एक मुठभेड़ के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर ब्रिटिश सेना को छोड़ने और उनसे बगावत करने का आरोप लगाया गया। उन्हें 10 वर्ष के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप में ही 28 अप्रैल 1960 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत केहर सिंह को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की एक कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 702 अंक बढ़कर 57,521 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 207 अंक बढ़कर 17,245 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे मजबूत होकर 76 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $104.70 प्रति बैरल पर आ गई। मनीला में एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में अब से कुछ देर बाद मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में मेजबान केरल का मुकाबला कर्नाटक से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल मणिपुर और पश्चिम बंगाल आमने सामने होंगे। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 ओवर में 4 विकेट पर 61 रन बना लिए थे। दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में शांति, एकता और विकास रैली में युवाओं से उग्रवाद का रास्ता छोड़कर विकास के लिए काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल सहित कई कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच आत्मनिर्भरता पर बल दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, कोविड महामारी के कारण चीन को पर्यटक वीजा फिर जारी करने का ये उपयुक्त समय नहीं। रेल मंत्रालय और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने लोगों की सुरक्षा के लिए रेलवे के दूरसंचार में आधुनिकीकरण के वास्ते एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन और गुजरात के सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 90 दिन के अंतर मंत्रालयी आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। एशियाई बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।